हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम यहाँ पर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है द्रव्य विज्ञानियम। ठीक है, संहिता अध्ययन का 5वां चैप्टर है ये। और इसमें से मार्क्स कितने आएंगे? तो फर्स्ट टर्म में 10 मार्क्स फिक्स आएंगे यहाँ से। और यूनिवर्सिटी की बात कर ली जाए तो एक SAQ मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, सो वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहली चीज हमारी कि ये किस चीज के बारे में अध्याय है। तो ये अध्याय कुछ वर्गों में डिवाइडेड है, कुछ वर्ग के बारे में हमको पढ़ाता है। मेनली 4 वर्ग है यहाँ पर, उसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन देता है। वो इंफॉर्मेशन हमको देखनी है। देखो बेसिक है, बहुत ज्यादा इजी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ज्यादा। बहुत सिंपल वे में समझ जाओगे आप अगर वीडियो के एंड तक बने रहे तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहली चीज हमारी कि कितने चीजों में डिवाइडेड है ये चैप्टर। तो मेनली 4 ग्रुप में ये चैप्टर डिवाइड किया हुआ है। कौन से 4 डिवीजन है इसके? तो सबसे पहला डिवीजन जो है वो हमारा है जल वर्ग। जल वर्ग मतलब जो पानी होता है उसके ग्रुप्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है कि पानी का एक ग्रुप हो गया, शीर का एक वर्ग हो गया। अभी शीर का मतलब क्या होता है? तो शीर का मतलब होता है दूध, दूध जो रहता है ना आपका वो। उसके बाद ईशु, ईशु मतलब क्या होता है? ईशु का मतलब होता है हमारा ग्रुप ऑफ शुगर केन्स। जो शुगर केन आता है, जो गन्ना आता है आपका, उसके बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। यशु के ग्रुप के बारे में मतलब गन्ने के ग्रुप के बारे में। उसके बाद तेल वर्ग, तेल जो रहते हैं हमारे डिफरेंट टाइप्स के, उसके बारे में भी हमको देखना है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम मध्य। मध्य मतलब क्या होता है? मध, हमारा मध। मध मतलब शहद, शहद, हनी। ठीक है, गुड। सो सबसे पहले ग्रुप की बात कर लेते हैं हम, जो कि है तोय वर्ग। तोय वर्ग मतलब इसी का मतलब होता है जल वर्ग, पानी का वर्ग। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आकाश, आकाश के जल की, मतलब जो पानी गिरता है उसका जल। उसके बाद इसको हम दूसरा नाम गंगा जल भी बोलते हैं। गंगा जल भी क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा रहता है ना, इसलिए इसको गंगा जल भी बोला जाता है। और साथ साथ इसको गंगोदक भी बोला जाता है। ये इसके पर्याय हो गए। क्या हो गए? पर्याय हो गए। ओके, गुड। उसके बाद देख लेते हैं हम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है तोय वर्ग में गंगा जल का, आकाशीय जल के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो श्लोक देखो क्या है? जीवन तर्पण हृदय रादि बुद्धि प्रबोधन तनु अवक्त रस मृष्ट शीत लघु अमृतपाम। ठीक है, श्लोक देख लिया हमने। अब हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। जैसे ही श्लोक देखा हमने, उसका मीनिंग देख लिया करो ताकि आपको क्लियरिटी आ जाएगी वहां पर कि श्लोक में बोलना क्या चाह रही है। ओके, सो मीनिंग क्या है इसका? आकाश का जल भूमि के बाद, जो आकाश का जल रहता है वो भूमि पे गिरने के बाद, जो आकाश का जल रहता है, जो पानी रहता है पाउस का, पाउस बोल रहा हूं मैं, जो ऊपर से पानी गिरता है उसका जल कैसा रहता है? तो उसका जल गिरने के बाद जमीन पे सूर्य के, चंद्र के और वायु के कांटेक्ट में आता है। कांटेक्ट में आने के बाद संसर्ग में आता है, कांटेक्ट में आता है, और फिर वो आने के बाद वह डिसाइड होता है फिर कि जगह के हिसाब से, देश के हिसाब से, काल के हिसाब से, काल कौन सा चालू है, अकाली है या फिर बराबर काल है, कि वही टाइम पे गिरा है क्या। तो इस काल के ऊपर से हम डिसाइड कर सकते हैं, और ऋतु के हिसाब से, कि वो जल हितकर है आपके लिए या फिर अहितकर है। अब हितकर मतलब बेनिफिशियल है या फिर नॉन बेनिफिशियल है। तो हितकर और अहितकर ये हमको पता कब लगता है? हमको देश देखना पड़ता है। देश मतलब पानी कौन से एरिया में गिरा है, आनुप देश है या फिर जांगम है, जंगल है, या फिर वाळवंट है मतलब डेजर्ट है, कौन से एरिया में पानी गिरा है, उस हिसाब से, उस ऋतु के हिसाब से, ऋतु तो मैंने बढ़ा दिया ऑलरेडी ऋतुचर्या में, ठीक है, वो देख लेना एक बार आप। तो इस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि वो पानी आपके लिए हितकर है या फिर अहितकर है। ओके, किसका पानी? आकाश का पानी। उसके बाद दूसरा क्या है? समुद्र जल। समुद्र जल की डेफिनेशन क्या है? सामुद्र तत्व न पाते हुए आश्मयुजात बिना। इंपॉर्टेंट श्लोक है। जो समुद्र का जल रहता है वो कैसा रहता है? तो समुद्र का जल निषेध है, जलपान करना उसका निषेध है। निषेध है मतलब उसको मना किया हुआ है। कौन से एरा में मना किया है उसको? देखो 1500 साल पहले, 2000 साल पहले, जब 4000 साल पहले, सॉरी 4000 साल पहले इसको मना कर दिया गया है, निषेध किया हुआ है इसका, कि जो समुद्र का जल है वो आपको बिल्कुल पीना नहीं चाहिए। लेकिन अश्विन के महीने में वो पानी आप पी सकते हो, ऐसा आयुर्वेद का बोलना है। वैसे देखा जाए मॉडर्न के हिसाब से तो वो पानी आपके लिए बिल्कुल खराब रहता है, पीना ही नहीं चाहिए। लेकिन इन्होंने बोला हुआ है कि अश्विन के महीने में, आयुर्वेद बोलता है कि अश्विन के महीने में वो जो समुद्र का जल है वो हम पी सकते हैं। उसके बाद की बात कर लेते हैं जलपान निषेध। जलपान निषेध किसको है? तो जलपान किसने नहीं करना चाहिए, पानी किसने नहीं पीना चाहिए, तो वो बताया हुआ है यहां पर आयुर्वेद ने। तो पानी किसने नहीं पीना चाहिए? अति अशक्त।
अति अशक्त मतलब बहुत ज्यादा अशक्त है, मतलब जिसमें बिल्कुल शक्ति नहीं बची है, उसने ये पानी नहीं पीना चाहिए, कोई भी पानी नहीं पीना चाहिए। ओके, उसके बाद अल्प अग्नि, जिसकी अग्नि बहुत कम हो गई है, उसने भी पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद ने बोला है। ओके, उसके बाद गुल्म, जिसको गांठ आई हुई है, कहीं पर स्वेलिंग आई हुई है, उसने भी पानी नहीं पीना चाहिए, निषेध है उसको डायरेक्टली। उसके बाद पांडु, मतलब डिसीजेस रिलेटेड टू स्किन, जो भी डिसीजेस हो रहे हैं हमको स्किन के रिलेटेड, वो इंसान ने पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद ने बोला हुआ है। ओके, उसके बाद जो शीत जल रहता, जो ठंडा पानी रहता, ज्यादा ठंडा नहीं, मीडियम ठंडा पानी जो रहता, उसके गुण क्या है, तो उसके गुण क्या बोले हुए कि वो रक्त व्याधि, रक्त की व्याधि जो भी होती है, जैसे एनीमिया हो गया, फिर कोई भी जो भी हो गए, तो रक्त व्याधि जो भी ब्लड के रिलेटेड डिसीजेस है, उन्होंने शीत जल पीना चाहिए। मूर्छा, जिनको चक्कर आ गया है और चक्कर आके गिर गए, उन्होंने भी पीना चाहिए। ग्लानि, जिसको थकान हुई भी है, उसने भी पीना चाहिए। तंद्रा, जिसको बहुत ज्यादा स्लीपीनेस महसूस हो रहा है, उसने भी पीना चाहिए। नींदरा, जिसको बहुत ज्यादा नींद आ रही है, उसने भी शीत जल सेवन करना चाहिए। उसके बाद वमन, जिसको उल्टी बहुत ज्यादा हो रही है, उसके लिए भी शीत जल हितकर है, और साथ ही साथ पित्त व्याधि के लिए भी शीत जल हमारा क्या है, हितकर है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम उष्ण जलपान की। तो उष्ण जलपान मतलब जो गर्म पानी है, उसका सेवन किसने किसने करना चाहिए, तो कंठ रोग, जिसको भी कंठ रोग है, मतलब कंठ समझते हो ना, इसको कंठ बोलते हैं, तो ये रोग जिसको भी है, उसने सेवन करना चाहिए, जिसका इसके वजह से जो स्वर है वो बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद दीपन कर्म करता है, दीपन मतलब कम करने का काम करता है। दीपन मतलब जो जठर अग्नि है हमारी, जो हमारा पित्त है, उसको अच्छे से लाने का काम ये करता है, उसको दीपन बोलते हैं। उसके बाद पाचन में मदद करता है हमारी, डाइजेशन में। उसके बाद भूख लगने में हितकर है, जब भी आपको भूख लगती है तो उष्ण जलपान से आपका बहुत ज्यादा फायदा होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम भोजन काल जलपान गुण, मतलब जो भोजन कर रहे हैं उसके गुण क्या होने चाहिए। तो भोजन के बीच में पानी पीने से इंसान निरोगी होता है। जो भी आप भोजन कर रहे हो और वो पानी पीने से आप क्या हो सकते हो, बहुत सिंपल है कि निरोगी बनता है उससे इंसान। साथ ही साथ भोजन के बाद पानी से व्यक्ति स्थूल बनता है। ठीक है, भोजन के जलपान गुण मतलब जो भोजन करते हैं उसमें क्या क्या हो सकता है, अगर आप पानी कैसे कैसे पीना चाहिए वो बताया हुआ है। तो भोजन के बीच बीच में, जब आप भोजन कर रहे हो उसके बीच बीच में अगर आप पानी पीते हो तो आप स्वस्थ रहोगे, ऐसा बोलना है आयुर्वेद का। भोजन के बाद पानी पीने से व्यक्ति स्थूल होता है। भोजन के बाद अगर आप पानी पी रहे हो तो आप, जो व्यक्ति है वो स्थूल होगा। कैसा होगा, स्थूल मतलब मोटा हो जाएगा। उसके बाद भोजन के पहले पानी पीने से व्यक्ति कृश होता है। जो भोजन है उसके पहले अगर कोई पानी पी रहा है तो व्यक्ति कृश होता है, मतलब बारीक होता है, पतला होता है। ओके, मैं यहां पर इतने टेक्निकल टर्म क्यों डालता हूं, ताकि जो हिंदी है ना वो समझने में आपको जैसी लगती है वैसी होती नहीं है। ठीक है, तो ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, ये लिखा करो आप पेपर में तो आपको मार्क्स अच्छे से मिलेंगे। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं हम नारिकल तेल। नारिकल तेल मतलब क्या होता है कि जो नारियल पानी है उसका, जो नारियल का पानी है उसको हम नारिकल उदक बोलते हैं, नारिकल उदक बोलते हैं। इज इट क्लियर? गुड। सो वो कैसा रहता है, तो मीठा रहता है। देखा होगा आपने, सिंपल है, मीठा रहता है, स्निग्ध रहता है, मतलब चिपचिपा रहता है, वो शुक्रवर्धक रहता है। शुक्र क्या है, मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है आपको कि जो भी स्पर्म होता है उसका वर्धक, वर्धक मतलब स्पर्म को बढ़ाने वाला। इज इट क्लियर? गुड। उसके बाद बात कर लेते हैं हम शीत एवं हल्का, ठंडा रहता है और हल्का रहता है। उसके बाद ये काम क्या क्या करता है, इसके कार्य क्या है, तो ये प्यास को बुझाता है, बड़ा ऑब्वियस सी बात है। पित्त का नाश करता है और साथ ही साथ अग्नि का दीपन करता है। अग्नि का दीपन तो मैंने ऊपर बता दिया, अग्नि को मेंटेन करने का काम उसके, एवं बस्ती के शोधन में ये बहुत ज्यादा काम आता है। बस्ती क्या है, बस्ती इज नथिंग बट, आपको एक मेडिसिन दी जाती है, वो मेडिसिन से, औषध से, वो औषध से आपका एक कर्म किया जाता है, जिससे जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, जो भी स्टूल है, वो आपका बाहर निकालने का काम यहां पर किया जाता है। इज इट क्लियर? गुड। उसके बाद दुग्ध वर्ग, चलो नेक्स्ट टॉपिक चालू हो गया हमारा, जो कि है दुग्ध वर्ग। मतलब आपको जल वर्ग तो समझ में आ गया, यहां पर हम अब क्षीर वर्ग की बात करने वाले। इतना ही आने वाला है, जितने श्लोक बताए उतने ही याद कर लो, फॉर श्योर बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लो, पूरा यूट्यूब पे हर चीज पड़ी हुई है, वो देख लो, फॉर श्योर आप पास हो जाओगे। ठीक है, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, शेयर नहीं कर रहे हो आप चलो कोई नहीं। दुग्ध वर्ग, गव्य माश माच कारंब स्त्री वाम विकम एक एम में काकर चेती शीरमष्ट विदभितम। मतलब क्या है इसका भैया, चलो कोई नहीं। देखो, शीर वर्ग में हमको 8 प्रकार के क्या पढ़ने हैं, विविध
क्षीर वर्ग मतलब क्या आता है, सबसे पहले ये याद रखो कि क्षीर वर्ग का मतलब होता है दूध, दूध का वर्ग, दूध का डिवीजन, दूध के वर्ग होते हैं अलग अलग, उसके बारे में पढ़ना है। तो दूध के वर्ग में भी हमको 8 वर्ग यहां पर बताए हुए हैं अष्टांग हृदय ने। अष्टांग हृदय में कौन से है वो, तो सबसे पहला है गाय का दूध, उसके बाद है भैंस का दूध, उसके बाद है बकरी का दूध, उसके बाद है ऊंटनी का दूध, उसके बाद है स्त्री का दूध, जो हमारी स्त्री रहती है, हमारे जो भी रहते हैं वो, उसके बाद मेंढी है, हत्ती है, और एक रांक प्राणी है। एक रांक प्राणी मतलब जो वन हुक पे चलने वाले प्राणी है, जैसे गधा हो गया, घोड़ा हो गया, इनके बारे में हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ओके, गुड। नाउ नेक्स्ट मूव टुवर्ड नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सामान्य गुण। इनके सामान्य गुण क्या है कि दूध जो है इसका सामान्य गुण क्या है, तो इसका सामान्य गुण यहां पर बता दिया है, साधु पाक रस स्निग्ध भोजस्य धातु वर्धनम वात पित्तहर वृक्ष श्लेष्मलम गुरु शीतलम। मीनिंग क्या है इसका, ठीक है बता देता हूं। तो ये इसका मीनिंग क्या है कि जो दूध के गुण है, सामान्य गुण क्या रहते हैं दूध के, सारे गुण के, कि वो साधु रहता है, मतलब मीठा रहता है, मधुर रहता है। ओके, उसके बाद स्निग्ध रहता है, कैसा रहता है, खाने में ये स्निग्ध रहता है, मतलब चिपचिपा रहता है। उसके बाद धातु वर्धनम, धातु का वर्धन करने का काम करता है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये जितने भी धातु है इनको बढ़ाने का काम ये करता है। उसके बाद वात पित्तहर, वात और पित्त को कम करने का काम ये करता है। वृष श्लेष्मलम गुरु शीतलम, मतलब जो श्लेष्मा है, श्लेष्म मतलब क्या होता है, कफ दोष, जो कफ दोष है उनको बढ़ाने का ये काम यहां पर करता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, गुड। इसके बाद हम अलग अलग वर्ग देख लेंगे किसके, हमारे क्या बोलते हैं उसको, ये 8 जनों के जो दूध है उनके बारे में थोड़ा एकदम नॉर्मल एक ओवरव्यू ले लेंगे, और फिर हम इस वीडियो को यहां पर खत्म करेंगे। इसके अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, तेल और इशू और तेल पढ़ेंगे, और मध को थर्ड वीडियो में देखेंगे। ओके, सो मैं ये मिटा देता हूं, आपको लिखना हो तो आप ये लिख सकते हो। सो यहां पर हम अब बात कर लेते हैं कि विविध जो भी दूध है उनके बारे में। विविध 8 प्राणी दिए हुए हैं हमको, 8 एनिमल्स के दूध के बारे में देखना है हमको। तो सबसे पहला कौन सा है, तो उसमें है गाय। तो जो गाय का दूध रहता है वो सर्वश्रेष्ठ है। क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है इसको आयुर्वेद में। ये जीवनीय है, ब्रहणीय है, जीवन प्रदान करता है, ब्रहण प्रदान करता है, पौष्टिक है, साथ ही साथ बुद्धिवर्धक है, बुद्धि को बढ़ाने का काम करता है, बल को बढ़ाने का काम करता है, स्तन्य को, जो फीमेल्स है उनके जो ब्रेस्ट है उनको बढ़ाने का काम करता है, रक्त पित्त में बहुत ज्यादा काम आता है, श्रम क्लब में बहुत ज्यादा काम आता है, श्वास निद्रा, ये सब में जितने भी रोग हैं उतने सारे रोग में किसी का काम है तो वो है गाय के दूध का। बहुत ज्यादा ये हमको लाभ देने वाला है। कैसा है, लाभ देने वाला है। इज इट क्लियर, गुड। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम हमारे भैंस के दूध की। जो भैंस रहती है हमारी, उसका दूध कैसा है, तो गुरु है, बड़ा है। गुरु किससे है, गाय के दूध से ज्यादा गुरु है। उसके बाद निद्रा में बहुत ज्यादा उपयोगी है, जब आपको नींद नहीं आ रही है तो ये पीने के बाद आपको नींद बहुत जल्दी लग जाएगी, ऐसा आयुर्वेद का बोलना है। उसके बाद भूख भी बहुत जल्दी लगती है इससे, और ये शीत रहता है, थोड़ा शीत मतलब ठंडा रहता है एज कंपेयर टू गाय के दूध से। ठीक है, सबका कंपैरिजन गाय के दूध से किया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद शेड़ी मतलब बकरी, जो बकरी का दूध है वो कैसा है, तो इसका दूध हल्का है। ठीक है, ज्वर में काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो पिछले जमाने में जब भी धूप लगती थी ना किसी को, तो जब धूप लगती थी ना, तो जो बकरी का दूध है, मैंने खुद ने अप्लाई किया हुआ है, बकरी के दूध के साथ जो प्याज रहती है हमारे, प्याज मतलब जो आपके ओनियन रहता है, उसको क्या करते हैं, जो बकरी उसको काटते हैं प्याज को, और प्याज को काटने के बाद जो बकरी का दूध रहता है उसमें डाल के यहाँ कान के पीछे लगाते हैं। इट इज नथिंग बट, ये आयुर्वेद में बोला हुआ है, और इससे जो धूप लगती है ना, आपको धूप लगती है, ठीक है, वो डायरेक्टली कम हो जाती है विद इन हाफ एन आवर। ओके, सो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। क्यों इफेक्टिव है, क्योंकि कैसा है, ये हल्का है, ज्वर मिटाने का काम, मतलब जो आंग तपा हुआ है आपका, फीवर आया है आपको, तो वो कम करने का काम करता है, कास का काम करता है, रक्त पित्त, जो रक्त पित्त होता है आपको, लाइक मैंने एज आई सेड टू यू कि धूप लग गई थी तो रक्त पित्त होता है तब, तो वो भी बहुत आसानी से ये काम कर जाता है बकरी का दूध। तो ये बेनिफिशियल है देखा जाए तो। ऊँटनी का दूध कैसा होता है, रुक्ष होता है। अब वो रुक्ष क्यों है, क्योंकि वो प्राणी डेजर्ट का है, जो एनिमल है वो डेजर्ट का है, इसलिए ये यहाँ पर रुक्ष हो गया। उसके बाद उष्ण है, ये मतलब गर्म है, खारा है, लघु है, छोटा है। उसके बाद कैसा है, दीपक है, ये मतलब बहुत ज्यादा सफेद होता है ये दूध। ओके, उसके बाद मूलव्यात में काम आता है, मतलब जो पाइल्स है आपके उसमें बहुत ज्यादा इफिशियंट है ये। कृमि में काम आता है। कृमि मतलब क्या होता है, कृमि इज नथिंग बट
जो कीड़े होते हैं आपके पेट में, जो कीड़े हो जाते हैं लाइक, वो क्या बोलते हैं यार, अच्छा टर्म है उसको, मेरे को बता देना आप कमेंट सेक्शन में। कृमि मतलब जो कीड़े होते हैं ना, जो स्टूल पास का एनस की जगह पर होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा हित करे ये। ओके, उसके बाद सूजन में भी बहुत ज्यादा हित करे। स्त्री में देखा जाए, जो स्त्री का दूध रहता है, मतलब जो फीट मदर का मिल्क रहता है, वो क्या काम में आता है, तो वात वात दोष में काम आता है, पित्त दोष में काम आता है, रक्त दोष में काम आता है, नेत्र रोग में भी काम आता है बहुत ज्यादा। और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि जो बालक रहता है उसको इम्यूनिटी देने का काम, व्याधि क्षमत्व देने का काम ये बहुत ज्यादा अच्छे से करता है। व्याधि क्षमत्व बोलते हैं उसको, इम्यूनिटी को याद रखना है आपने, लिख लो कहीं पर। ओके, मेंढी का दूध हृदय के लिए हितकर अहितकर है। जो मेंढी का दूध है वो हृदय के लिए बहुत ज्यादा अहितकर है, याद रखना है ये भी पॉइंट। उष्ण है ये, व्यात व्याधि का नाश करने का काम करता है, श्वास और कफ में भी बहुत ज्यादा काम आता है। अब बात कर लेते हैं हम हत्तीन के दूध की, तो ये कैसा है, स्थिरता प्रदान करता है, साथ ही साथ मजबूती देने का काम करता है शरीर को। देखो हत्ती भी बड़ा रहता है, तो उससे याद रखना है आपने कि स्थिरता देता है, स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी देता है, और साथ ही साथ मजबूती भी देता है। उसके बाद जो घोड़ी और गाढव है, ये बहुत उष्ण रहता है इनका दूध, और लघु रहता है और खारा रहता है। इज इट क्लियर? गुड। उसके बाद यशु वर्ग की बात कर लेते हैं। यशु वर्ग इज नथिंग बट जो शुगर केन्स रहते हैं हमारे, उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या रहते हैं, ये कैसे रहते हैं? यशु रसो गुरु स्निग्धो ब्रहण कप मूत्रक वृष शीतो पित्तहग्न स्वादुपाक रस सर। याद करना है, श्लोक लिख लो। जो गन्ने का रस है वो कैसा रहता है, भारी रहता है, बहुत ज्यादा जड़ रहता है। स्निग्ध, गुरु गुरु मतलब बड़ा भारी रहता है, स्निग्ध रहता है, चिपचिपा। उसके बाद पौष्टिक रहता है बहुत ज्यादा, मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है इसमें। कफ वर्धक रहता है, कफ को बढ़ाने का काम करता है। क्यों कफ को बढ़ा रहा है ये? क्योंकि इसमें स्निग्ध गुण है ना। अब स्निग्ध गुण आया तो कफ को बढ़ाएगा ही। देखा है हमने आयुष्यकामी अध्याय में कि कफ का स्निग्ध गुण रहता है, तो ये बढ़ाने का काम करता है। उसके बाद मूत्रल है ये, मतलब यूरिनेशन में बहुत ज्यादा हितकर है ये, पथ्यकर है। हितकर मतलब बेनिफिशियल है। ओके, वृक्ष है, शीत है, ठंडा है, रक्त पित्त हग्न में काम आता है, रक्त पित्त को कम करने में काम आता है। मधुर रस रहता है इसका, और विपाक भी मधुर रहता है इसका, मतलब मीठा रहता है ये। यशु वर्ग के कितने प्रकार है? तो यशु के 4 प्रकार गिरते हैं, मतलब गन्ने के जूस जो रहता है उसमें 4 प्रकार गिरते हैं। वो कौन से है भैया? तो सबसे पहला है पौंडक रस। पौंडक रस मतलब क्या होता है? ऐसा रस जो सफेद दिखता है दिखने में, शीत रहता है ये, स्वच्छ रहता है और मधुर रहता है। शीत मतलब ठंडा, मधुर पता ही आपको मीठा, और सर्वश्रेष्ठ है ये सारे जूसेस में। सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? तो पौंडक है, याद रहेगा। ओके, उसके बाद है शातपर्वक। शातपर्वक ये कैसा है? इसके गुण है ना, तो पौंडक रस से बहुत ज्यादा कम है, गुण सेम है लेकिन बहुत कम है इसके गुण इससे। ओके, अब शात पर्वक के बाद बात कर लेते हैं हम कांतार। कांतार ये इससे कम वाला है। ओके, और जो नेपाल है वो सबसे हीन है, सबसे बकवास है। क्यों बकवास है? क्योंकि ये खारा लगता है, पीने में भी मीठे के जगह खारा लग रहा है, तुरट लग रहा है, मतलब टेस्ट नहीं आ रही है इसकी, बहुत गंदी टेस्ट आ रही है। उसके साथ साथ उष्ण ही, मतलब गर्म भी बहुत ज्यादा है। ओके, सो शीत होना चाहिए ना, गन्ने का जूस है तो शीत होना चाहिए, तो ये गर्म कहां से हो गया? तो ये सबसे खराब है। उसके बाद दूसरा वर्ग देख लेते हैं हम, मध्य वर्ग। मध वर्ग, मध वर्ग मतलब जो शहद होता है आपका, जो हनी होती है आपकी, उसको हम क्या बोलते हैं? मध वर्ग बोलते हैं। तो देख लेते हैं हम, नेत्र के लिए हितकर है ये बहुत ज्यादा, जो आंख है आपकी, जो चक्षु है उसके लिए बहुत ज्यादा हितकर है, आइस के लिए। उसके बाद तृष्णा, जो पानी पीते हो आप, मेरे को याद आ गई, तो जो पानी पी रहे हो आप उसके लिए भी बहुत ज्यादा हितकर है। कफ की वृद्धि कराता है, साथ ही साथ विष में, विष बाधा हो गई है किसी को, किसी ने विष पी लिया है, मतलब जहर पी लिया है, मतलब जो पॉइजन ले लिया है, उसमें भी बहुत ज्यादा हितकर है। उसके बाद उचकी के लिए बहुत ज्यादा हितकर है। उचकी मतलब जो आपको गुचकी आती है ना, उसके लिए बहुत ज्यादा हितकर है। उसके बाद रक्त पित्त में बहुत ज्यादा काम आता है। साथ ही साथ प्रमेय में, प्रमेय को बढ़ाता है ये। प्रमेय बढ़ाता है मतलब जो डायबिटीज है आपकी, वो बढ़ाने का काम ये करता है। ओके, उसके बाद कृमि में बहुत ज्यादा इफिशियंट है। कृमि, कृमि जो रहते हैं, कीड़े बोले मैंने आपको, जो कीड़े हो जाते हैं जो आपके एनस में, उसको भी बहुत ज्यादा हित करे। छर्दी के लिए हित करे। छर्दी मतलब जो आपको हुल्की आती है उसको छर्दी बोलते हैं, उसके लिए भी हित करे। श्वास काश के लिए हित करे, जो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत है और खांसी आती है बार बार, उनके लिए हित करे। ओके, उसके बाद स्निग्ध है, मीठा है और धातुवर्धक है। स्निग्ध आपने देखा ही होगा बहुत बार, कभी शहद को हाथ में लेके देखना, बहुत ज्यादा चिपचिपा रहता है, स्निग्ध रहता है। तो ये स्निग्ध है, मीठा है, मीठा तो रहता है, आपने टेस्ट किया होगा ना हनी बी। ओके, और कफवर्धक है।
कफवर्धक, ओके, कफ को बढ़ाने का काम करता है और साथ ही साथ सारे धातुओं को बढ़ाने का काम भी करता है। धातु कितने हैं बता दिया है मैंने, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जाके देख सकते हो, पूरा पढ़ाया हुआ है। शुद्ध मद वह है जो कापूस में डालकर जलाया जाए तो आसानी से जल जाए। अब शुद्ध मद की परीक्षा कैसी करनी चाहिए? एक कापूस है हमारे पास, कॉटन बोलते हैं, इधर कापूस ही बोलते हैं उसको। जो कॉटन है हमारा, कॉटन में थोड़ा सा मध डालो और मध डालने के बाद, मध मतलब क्या, हनी, ओके, हनी डालने के बाद, शहद डालने के बाद उसको जला दो। अगर वो जलता है, अच्छे से जलता है, चरचर आवाज नहीं आती है, तो वो मध कैसा है? शुद्ध मध है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। वेयर एज अगर वो मध चरचर करके जलता है कापूस में, कॉटन में डालने के बाद, तो वो मध में 100% क्या है, 101% उसमें क्या है, मिलावट है, ऐसा आयुर्वेद बोलता है। ठीक है, इसके बाद का वर्ग जो है, जो वो तेल वर्ग है, थोड़ा बड़ा वर्ग है, इसलिए उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।